नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत के भूगोल के अंतर्गत यहाँ के संसाधन और डायवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो हम आज इन दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। कुछ संसाधन पर हम बात करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं। हम पहले यहाँ पे मृदा के बारे में बात कर चुके हैं, खासतौर से कुछ जल संसाधन के बारे में बात कर चुके हैं। आज भी बात करेंगे इन पर। इसके अतिरिक्त आज हम फिर इसके अलावा बात करेंगे जैव विविधता पर। चूंकि जैव विविधता एनवायरनमेंट भी अपने आप में, जो पर्यावरण होता है, अपने आप में भूगोल का विषय होता है, तो इसलिए हम इसको भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बाकी हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पर्यावरण टॉपिक में, पर्यावरण जो हमारा मुख्य विषय होगा, तो हम इस विषय में भी इसकी चर्चा करेंगे। तब हम कुछ अन्य मुद्दों के साथ करेंगे। आज हम इसकी भूगोल के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन में अगला रिसोर्स था हमारा मरीन रिसोर्सेज यानी समुद्री, मरीन यानी समुद्री संसाधन। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक लंबी तटरेखा साझा करता है। अगर हमने आपको याद है, हमने पहले ही बात की थी, भारत 7,516 किलोमीटर तटरेखा साझा करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल अपना समुद्र के जो सागर होते हैं उनके साथ साझा करता है। इससे फायदा क्या होता है? पहली बात तो जलवायु कुछ फायदे होते हैं। इसके अलावा कुछ आर्थिक फायदे भी होते हैं और रणनीतिक फायदे भी होते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य तो आयाम आते ही हैं। तो इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। हर बात के अन्य बहुत सारे आयाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आर्थिक अभी हम बात करने वाले हैं, वो भी भूगोल की दृष्टि से आर्थिक आयामों की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, भारत अपने तट से 200 NM तक, 200 नॉटिकल मील की हमने बात की थी कि जो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। जबकि एक मील बराबर क्या होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। तो 1.8 किलोमीटर बराबर एक नॉटिकल मील, ऐसा माना जाता है। ऐसा इसकी ये माप होती है। तो आप ये सागरीय मील है, समुद्री मील है। अगर हम साधारण मील की बात करते हैं, धरती पर जो हम काउंट करते हैं, तो वो एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता, लेकिन यहाँ 1.8 किलोमीटर होता है। तो ये आप दोनों फर्क याद रखिए, नॉटिकल मील में और मील में। तो 200 नॉटिकल मील तक भारत के पास सारे समुद्री अधिकार होते हैं। मतलब इस क्षेत्र में भारत वाणिज्यिक गतिविधियां कर सकता है, आर्थिक गतिविधियां कर सकता है, इसमें नौवहन भी कर सकता है, इसमें अपनी नेवी भी रख सकता है, भारत जिस नौसेना भी रख सकता है। इसके अतिरिक्त इसके सारे अधिकार भारत के पास होते हैं। यहाँ से कोई भी जहाज भारत की बिना अनुमति के बिना गुजर भी नहीं सकता है 200 नॉटिकल मील तक। तो ये संप्रभु क्षेत्र होता है भारत के अंतर्गत। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में जो बंगाली खाड़ी है, इसके अलावा अरब सागर है, यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन भी प्राप्त होते हैं, जिसमें हम देखते हैं मत्स्य पालन। समुद्र के द्वारा मत्स्य पालन एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। और अब तो इसमें और भी कुछ गतिविधियां शामिल हो गई हैं, जिसको हम नीली क्रांति के रूप में जानते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति का मतलब ही होता है समुद्री या फिर मरीन, समुद्री खेती, या फिर इसको ऐसे याद रखिए, जो समुद्री में कुछ जीव पालन होता है, समुद्र से संबंधित जो हमारी अर्थव्यवस्था की शाखा होती है, तो उसको हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। आर्थिक गतिविधि, ठीक है, तो इसको हम नीली क्रांति के रूप में जानते हैं। भारत लगातार इसमें आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि आगे चल के भारत अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत सारा हिस्सा, जो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रोथ रेट में जो योगदान है, ये नीली अर्थव्यवस्था से भी, नीली क्रांति से भी शामिल करेगा। तो ये हम याद रखेंगे मरीन रिसोर्सेज के बारे में। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारत में बहुत सारी विविध जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? यूं तो ये पर्यावरण का विषय है, लेकिन इसको ज्योग्राफी के साथ भी हमें पढ़ना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि
जो अगर जैव विविधता कहीं पर पाई जाती है तो ये आखिरकार तो मतलब भूगोल का ही भाग है ना, भूगोल में ही पाई जाती है। लेकिन हम इसको पर्यावरण की दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशीलता के लिए पर्यावरण में पढ़ते हैं, लेकिन ये पार्ट तो भूगोल का है। तो जैव विविधता पाई जाती है। आप देखेंगे गिर में शेर पाए जाते हैं। यहाँ पे गिर के जो शेर होते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 73 में, तो टाइगर रिजर्व भी हमारे देश में पाए जाते हैं, जिसके आधार पे हमारे देश में लगातार टाइगर की जनसंख्या बढ़ रही है, टाइगर की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे भारत में हाथी पाए जाते हैं, बहुत सारी अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं, कुछ गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं और लगातार इन पे कार्य भी हो रहा है। इसके लिए संरक्षण क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इन सीटू और एक्स सीटू, ये हम बाद में बात करेंगे क्या होता है। ये एक्स सीटू ये संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इनके आवास होते हैं, प्राकृतिक आवास, इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, चाहे वो राज्य व्यवस्था के तौर पे हो, राज्य व्यवस्था में बहुत सारे एक्ट लाए जा रहे हैं, कुछ कानून लाए जा रहे हैं जानवरों के संरक्षण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे यूएन हो, तो यूएन भी लगातार जैव विविधता के लिए कार्य कर रहा है, IUCN कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक तौर पर कार्य किया जा रहा है, पर्यावरण के तौर पर कार्य किया जा रहा है। तो हर व्यवस्था से आप देखेंगे लगातार जो वाइल्ड लाइफ है इसको सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि भारत में इनकी संख्या बनी रहे और हमारे यहाँ जैव विविधता बहुत समृद्ध रहे। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम इन सबको देखेंगे, टाइगर, एलिफेंट, राइनोस की कितनी संख्या है भारत में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगला है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की हम पहले बात कर चुके थे, जिसमें हम देखा था हमने नलकूप और कुओं के माध्यम से भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त ये जो बांध होते हैं, ये बांध होते हैं, नदियों का जल होता है। हम क्योंकि देखते हैं ना हमारे देश में वाटर रिसोर्स का मुख्य साधन क्या है, पहला तो नदियां हैं, नदियां ही मुख्य साधन है, जिसके माध्यम से बांध में पानी इकट्ठा होता है। फिर बांध में पानी इकट्ठा होता है, इससे परियोजनाएं कई सारी निकलती हैं, जिसमें हम देखते हैं सिंचाई परियोजना होती है, जल विद्युत परियोजना होती है, और भी अन्य कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं परियोजनाओं से, इन्हीं बांधों से फिर नहरें प्राप्त होती हैं, हमें नहरें निकलती हैं, जो कृषि के लिए भी और लंबी दूरी के क्षेत्रों के लिए, लंबे क्षेत्रों के लिए, जो बहुत दूर क्षेत्र होते हैं, उन पर जल पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं भारत में एक नदी तंत्र, बड़ा नदी तंत्र होने के कारण यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं। हालांकि कभी कभी सूखा पड़ जाता है, जो होता है प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्यतः, या फिर उत्तर भारत में अल नीनो या फिर कुछ अन्य प्रभावों से होता है, मानसून में परिवर्तनीयता के कारण होता है। तो ये सब वाटर रिसोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ योजनाएं भी चलती हैं, ग्राउंड वाटर के लिए कुछ कुसुम योजना जैसी चलती हैं, कुछ और योजना चलती हैं, इन पर भी हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे आप, भारत जो है प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं, तो यहाँ के आबादी को और यहाँ पे जो जैव विविधता है इसको गति प्रदान करते हैं। तो ये सब हम याद रखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के टॉपिक को। आइए एक अन्य टॉपिक की बात कर लेते हैं, बायोडायवर्सिटी की। इसको जैव विविधता कहा जाता है। तो अगर जैव विविधता की शुरुआत हम करें सबसे पहले, तो कहाँ से होती है, इसकी हमें समझ कैसे हुई, आखिर जैव विविधता की हमें संरक्षण करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि जैव विविधता ये 1980 और 90 के दशक से शुरू हुई। तो इसमें आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण आयाम आता है रियो कन्वेंशन। 1992 का रियो कन्वेंशन आता है, जब जैव विविधता पर एक कन्वेंशन साइन होता है अंतरराष्ट्रीय 1992 में। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। तो आप देखेंगे जैव विविधता के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में जो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण है, इसमें ये समझ आती है कि जैव विविधता ह्रास हो रहा है, हमें इससे बचाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 हुआ, इंग्लैंड में हुआ था ये 1.0, इसके बाद 2.0 हुआ, फिर 3.0 हुआ, अब तो 4.0 का टाइम चल रहा है, जिसमें AI औद्योगिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में बात की जा रही है। तो 1.0 हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। तो आप देखेंगे तब ना लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि प्रकृति का ह्रास होगा जो हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ जब ये औद्योगिकरण बढ़ता गया तो ऐसे में जैव विविधता पर खतरा मंडराने लगा। लोगों को समझ में आई जैव विविधता खत्म हो रही है। इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका ओजोन छिद्र से मिलता है। जब ओजोन में छिद्र देखा गया
तब लगा कि नहीं, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे भारत में एक दौर शुरू होता है, भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैव विविधता को बचाने के लिए कार्य किया जाता है। तो जैव विविधता ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक भाग होता है ज्योग्राफी का। अगर हमने शुरुआत में हमने जो भूगोल की बात की थी, तो हमने इसमें एक बात की थी पर्यावरण भूगोल की, पर्यावरण या पारिस्थितिकी भूगोल की, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी भूगोल की हमने बात की थी। इसके अलावा हमने मानव भूगोल की बात की थी, हमने भू संरचना की बात की थी, भू-आकृति की बात की थी, आर्थिक भूगोल की बात की थी। तो पारिस्थितिकी भूगोल भी एक इसकी शाखा है भूगोल की। तो हम देखेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्योंकि भारत में क्लाइमेट जोन कई सारे पाए जाते हैं, यूनिक इकोलॉजिकल सेटिंग यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है, तो इसलिए और ये काफी प्रतिनिधित्व करता है दुनिया की महत्वपूर्ण प्रजातियों का। तो इसके डाइवर्स विविधतापूर्ण इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिकी पर बात करेंगे हम, और इसमें हम देखेंगे कि जो पारिस्थितिकी है भूगोल की, ये कैसे प्रभावित होती है। क्योंकि जब हमने बात की थी अक्षांशों की, आइए कुछ इसमें भूगोल के दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं। आप देखेंगे 0 डिग्री, ये दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, घनिष्ठ बहुत घनी जैव विविधता पाई जाती है 0 डिग्री पर। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है, यहाँ साल भर वर्षा प्राप्त होती है, साल भर यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है, और यहाँ पे संसाधन भी बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आप इसके ऊपर बढ़ेंगे हम तो उष्ण कटिबंध में, तो हम 23.1/2 डिग्री के नीचे उष्ण कटिबंध देखते हैं। फिर हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। कुछ ही होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ध्रुवीय भालू देखने को मिलेंगे, दक्षिण अंटार्कटिका में आप देखेंगे तो पेंगुइन कुछ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत कम जैव विविधता पाई जाती है, जबकि यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक होती है। तो ये एक अक्षांशों का क्रम है, ये उत्तरी अक्षांश की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो 0 डिग्री से हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको जैव विविधता में कमी देखने को मिलेगी, जिसमें से 90 डिग्री में ध्रुवीय प्रदेश में सबसे कम जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये उष्ण कटिबंध हो गया, उपोष्ण कटिबंध हो गया, ये शीत कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और ये शीत कटिबंध हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्णतः शीत कटिबंध हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ की कुछ जलवायु भी होती है, यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, जबकि यहाँ पे टुंड्रा और टैगा वन पाए जाएंगे। टैगा और टुंड्रा क्या होते हैं? टैगा टुंड्रा वन आपने देखा होगा, कुछ वन होते हैं जो बहुत ध्रुवीय प्रदेशों में होते हैं, इस तरीके होते हैं, इस तरीके से त्रिभुजाकार रूप लिए रहते हैं। ये वाले जो वन होते हैं ये त्रिभुजाकार रूप लिए रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं टैगा टुंड्रा। तो ये आपके ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं 60 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे भूगोल भी जैव विविधता को प्रभावित करता है, और भूगोल ही जैव विविधता को प्रभावित करता है। भूगोल की जैव विविधता के प्रभाव करने के साथ ही जैव विविधता किसी स्थान की निर्धारित होती है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी क्षेत्र में जो प्रजातियां हैं इनकी कैसी क्या विविधता है। प्रजाति की विविधता, प्रजाति विविधता उदाहरण के तौर पे अगर भारत में ही देखा जाए तो हम देखते हैं आपको गुजरात के पास, गुजरात में यहाँ पे गिर नेशनल पार्क में जो एशियाई शेर हैं ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में यहाँ पे मध्य प्रदेश में कि कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ेगा? शिवपुरी जिले में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में शिवपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। इसके अलावा ये हालांकि ये शेरों का जो है ना, ये एशियाटिक जो गिर नेशनल पार्क है ये प्राकृतिक आवास है इनका। इसी तरीके से आप देखेंगे असम में यहाँ पे गैंडों का ये आपको प्राकृतिक आवास मिलेगा।
इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चीता, यहाँ पे हमारे यहाँ टाइगर भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक आवास की दृष्टि से स्पीच की डाइवर्सिटी को देखा जाता है, और हालांकि इसका संरक्षण भी किया जा रहा है लगातार। ठीक है, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी भारत में काफी बढ़िया देखने को मिलती है। पर्यावरण में इसके अन्य पक्षों में बात करेंगे तो एक अगर आंकड़े के हिसाब से लगाया जाए तो भारत में 91,000 जो एनिमल स्पीशीज हैं, जो प्राणियों की प्रजाति है, तो ये भारत में 91,000 के आसपास लगभग पाई जाती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। इसमें मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं ये शामिल हैं। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जब हम विज्ञान पढ़ेंगे बायोलॉजी तब इसके बारे में ज्यादा अध्ययन करेंगे। स्तनधारी का मतलब होता है जिनके, ऐसे समझिएगा, जिनके कान बाहर निकले हों। जैसे इंसान होते हैं, इंसान के कान बाहर होते हैं शरीर से, शरीर के बाहर दिखाई देते हैं ना कान इंसानों में, तो बस ऐसा ही समझ लीजिएगा, जिनके कान शरीर से बाहर दिखाई दें तो उनको स्तनधारी कहा जाएगा। ये एक स्तनधारी की एक विशेषता है, इसके अलावा कई और विशेषताएं होती हैं, लेकिन आप ऐसे ही याद रखिए, आपको याद रहने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो व्हेल मछली होती है ये भी स्तनधारी ही होती है, याद रखिएगा। पक्षी हो जाएंगे, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, रेप्टाइल मींस उभयचर हो जाएंगे, मतलब जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया। और रेप्टाइल्स में इसको ऐसे समझिए, छिपकली जैसी प्रजातियां होती हैं उनको रेप्टाइल्स। इसको एम्फीबियंस फिश हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएगा, यानी कीड़े जो हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके अलावा 45,000 से अधिक प्लांट स्पीसीज भी हैं, पौधे की प्रजातियां भी हैं देश में। तो ये डेटा है, ये डेटा आपको वैसे याद नहीं करना है, बस आपके नॉलेज के लिए है। ये जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं ये कंट्री के अंदर, कंट्री के बॉर्डर के पास पाई जाती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इसके बाहर नहीं पाई जाएंगी। इसके अलावा वेस्टर्न घाट जो है ये एक, और ईस्टर्न घाट है, इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। जो हिमालय है, हिमालय का पार्ट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, हॉट स्पॉट। इसमें आप देखेंगे जो शांत घाटी है केरल की, ये भी आती है इस जैव विविधता क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ज्योग्राफी में जब हम बात कर रहे थे, जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे सदाबहार वन है, और मैंने बताया है कि जहाँ पे सदाबहार वन ऐसी कुछ चीजें हों तो वहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लागू होता है। पूर्वी हिमालय में क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी जो वर्षा है इसकी मात्रा भी ज्यादा होती है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है यहाँ पे, तो पानी भी की मात्रा भी यहाँ पे ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे नदी तंत्र भी बहुत सघन है, तो इसलिए इन सब बातों के कारण हिमालय में भी जैव विविधता, ईस्टर्न हिमालय भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। तो आइए अब एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, फॉरेस्ट यानी वन पर। तो अगर वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के माध्यम से हम जो फॉरेस्ट की है इसकी बात करें तो हम देखेंगे भारत में कुछ हमें इंटरेस्टिंग आंकड़े देखने को मिलेंगे। ये रिपोर्ट पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा जारी की जाती है, 2022 में जारी हुई थी, और ये 17वीं रिपोर्ट है। 17वीं रिपोर्ट देहरादून के संस्थान के सामंजस्य के साथ इस रिपोर्ट को कंप्लीट किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो भारत में अगर हम देखें तो देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण तो देखा जाए तो 24.62% है। 2021 के अनुसार, रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण, मैंने यहाँ पे दो शब्द बोले, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, वनावरण, वन का आवरण, और प्लस वृक्षावरण। इसका मतलब क्या है, वृक्ष का आवरण और वन का आवरण। वन वृक्ष है, वन क्या होते हैं, एक क्षेत्र में बहुत ही घने तरीके से पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उसको वन कहा जाएगा। जबकि आप देखते हैं किसी पार्क में है, उस पार्क में कुछ 3-4 पेड़ लगे हुए हैं, 5-6 पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको वृक्ष में काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए देश में तो 24.62% वन है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में देश में वन पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगर कुल वन आवरण की बात की जाए तो ये हो जाएगा, वन आवरण बस की बात की जाए तो ये देश में हो जाएगा 21.71%, और सिर्फ वृक्षावरण की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2.91%। यानी
कुल मिला के 95,748 वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है, जबकि वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पे। तो ये दोनों डेटा अलग अलग ही याद रखिएगा। अगर कुल मिला के अगर हम बात करें तो देश में 24.62% जो आपको याद रखने की आवश्यकता है, यही डेटा याद रखने की आवश्यकता है, वन और वृक्षावरण देश में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं मैंग्रोव वन की भी बात कर लेते हैं। देश में मैंग्रोव वन कितना है? मैंग्रोव वन जानते हैं आप, तटों में पाए जाते हैं, तटों के पास मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये जैसे ज्वार भाटा होता है और भी समुद्री आपदाएं होती हैं, उनसे बचाव का काम करते हैं मैंग्रोव वन। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन। यहाँ पे 42.33% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरा स्थान हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में 23.54% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तीसरा स्थान इसमें हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। इसमें कितने? 12% मैंग्रोव वन है। तो कृपया करके अंडमान निकोबार की लोकेशन के हिसाब से आप ऐसा मत सोचिएगा यहाँ सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन होंगे। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा के पास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वनावरण वाले कौन से राज्य है, वन वाले कौन से राज्य हैं सबसे वन वाले, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये मैंग्रोव की हमने बात की थी। तो सबसे ज्यादा वन वाले राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश, जो हम पहले ही बात कर चुके, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो 77,000 आप याद रखिएगा, 77,000 किलोमीटर स्क्वायर में मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल के हिसाब से ये दूसरा अरुणाचल प्रदेश का स्थान आ जाएगा। जबकि अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, तो वनावरण में सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला राज्य हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे 84% भाग पर वन पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, दोनों ही डेटा को आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्य में किसका नाम आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं 1,603 स्क्वायर किलोमीटर में वन पाए जाते हैं हरियाणा में से। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट का डेटा आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा है। इसको हमने करंट से अपडेट करके पढ़ा है। आइए आगे बात करते हैं। तो इन फॉरेस्ट को जो है भारत में इनको कई भागों में विभाजित कर लेते हैं। इसको उष्ण सदाबहारी वन में सदाबहार वन जो हम पहले ही देख चुके हैं, पर्णपाती वन हो जाएगा, आर्द्र पर्णपाती हो जाएगा। इसके अलावा शुष्क वन में हम विभाजित करते हैं। वेटलैंड की बात करें यानी आर्द्र भूमियों की, आर्द्र भूमि, तो वर्तमान में भारत में 75 आर्द्र भूमियां हैं, जिसमें से आप देखेंगे सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां तमिलनाडु में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, जहां पे आर्द्र भूमि होती क्या है? आर्द्र भूमि एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पे कुछ पानी भरा होता है और एक ये जैव विविधता यहाँ पे बहुत अधिक पाई जाती है। ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहे जा सकते हैं दूसरी भाषा में। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसको हम स्टैटिक में अच्छे से पढ़ेंगे आर्द्र भूमि दिवस को। तो हमारे देश में 75 आर्द्र भूमियां हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। सिर्फ आप इतना डेटा याद रखेंगे अभी। इसके अलावा हम एनवायरमेंट में इसको अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं आर्द्र भूमियां, कार्य क्या होता है इनका? पहली बात, ये जो भूगोल होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, ये अपने अंदर बहुत सारी मीथेन समाहित करके रखते हैं। तो कुल मिला के मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ये लोग कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं और जो भूमि का पोषण होता है, जो मिट्टी का पोषण होता है, स्थल का पोषण होता है, उसको बना के रखते हैं। तो इसलिए ये जैव विविधता वाले स्थल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश के लिए। तो इनके बारे में याद रखिएगा। देश में 75 जैव विविधता स्थल हैं, 75 आर्द्र भूमि स्थल हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं। मरीन बायोडायवर्सिटी यानी समुद्री जैव विविधता। इसका अर्थ क्या है समुद्री जैव विविधता का? जैसा कि हम जानते हैं 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन साझा करते हैं। ऐसे में यहाँ पे समुद्र के आसपास जो कोस्ट होते हैं, यहाँ पे जैव विविधता देखने को मिलती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां होती हैं, समुद्री गाय होती है,
समुद्री गाय जो शाकाहारी मानी जाती है, समुद्री गाय, और इसके अलावा मछलियां होती हैं विभिन्न प्रकार की, कच्छप, कछुए, और भी बहुत सारी जैव विविधता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये भी भारत के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसको हम लगातार सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। वो IUCN भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। जो समुद्री गाय होती है डिगोंग, इसको इंडेंजर्ड का दर्जा भी दिया गया है। तो इस तरीके से समुद्री जैव विविधता के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसमें आपके प्रवाल द्वीप भी शामिल हो जाएंगे, मरीन बायोडाइवर्सिटी में प्रवाल द्वीप भी शामिल हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है ऐसे, देखिए क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरक्षित, एक होता है संरक्षित। इसको 2 में ही समझते हैं। तो संरक्षित में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मानवीय गतिविधियां या मानव का बिना परमिशन के जाना अलाउ नहीं होता है, जबकि आरक्षित क्षेत्रों में कुछ चीजों की छूट होती है। इसी में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे 3 और क्षेत्र देखने को मिलेंगे। पहला हो जाएगा अभयारण्य, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा हो जाएगा इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों का कम अलाउ होती है, और अगर एक बार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया तो इसको वापस अभयारण्य में नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरीके से ये भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आप बहुत सारे देखते हैं, जैसे पन्ना नेशनल पार्क आप देखते हैं। हालांकि टाइगर रिजर्व भी है, तो टाइगर रिजर्व का दर्जा किसे मिलता है, किसी भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा मिल सकता है। पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, ऐसे पेंच टाइगर रिजर्व भी महत्वपूर्ण है। ये पेंच टाइगर रिजर्व वही है जिसके ऊपर जो आपने देखा था रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक नाम से एक किताब लिखी थी, इसी पर आधारित है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर, जो आपके स्टैटिक जीके में ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस एग्जाम में। तो प्रोटेक्टेड एरिया भी भारत में एक महत्वपूर्ण कदम है जैव विविधता को संरक्षण की दिशा में। इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी शामिल हैं, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप देखेंगे तो 42 स्थल तो भारत में जो है ये ऐतिहासिक स्थल हैं, जो स्थलीय स्थल हैं। इसके अलावा इसकी एक और सूची होती है, एक होती है विश्व विरासत स्थल की, एक होती है इसमें सूची जो दिखाई नहीं देती आर्ट, जैसे सोवा रिक्पा हो गया, गणपति पूजा हो गई, तो इस तरीके से बंगाल की दुर्गा पूजा हो गई। तो जो कला होती है तो इनको भी दिया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा। और होता है इसमें एक होती है लिस्ट पर्यावरण संबंधित, जिसमें पर्यावरणीय क्षेत्रों को भी यूनेस्को का दर्जा दिया जाता है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को ने दर्जा भी दिया हुआ है अपनी लिस्ट में। तो ये इसकी कैटेगरी होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, वेस्टर्न घाट को ये दर्जा मिल चुका, कांजीरंगा नेशनल पार्क को, सुंदरवन को। इसके अतिरिक्त और भी क्षेत्र हैं जहां पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं, थ्रेट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी हैं, जिसमें से अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन, शोषण अत्यधिक होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन दोनों ही बहुत बड़ी चुनौतियां हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कुछ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं भी घट रही हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। आजकल वन अग्नि की एक समस्या हो गई है। आप देख रहे हैं लगातार वन अग्नि की समस्याएं देखने को हमें मिल रही हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आवासों का विनाश सबसे बड़ा कारण है। ये एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जैव विविधता के कम होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो यह प्राकृतिक आवास का लगातार विनाश, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो प्राकृतिक आवास ही नहीं बचेगा तो ऐसे में जानवर जाएंगे कहाँ, तो इस तरीके से उनका विनाश हो जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट यानी इसके संरक्षण में प्रयास, तो इसके लिए हमने बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं, जिसमें देखेंगे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हो गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। इसके अलावा आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन अधिनियम 1980 का, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो जाएगा 1986 का, जल संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने एक्ट बना रखे। इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट टाइगर हम लेके आए 1973 का,
इसके अलावा हम प्रोजेक्ट हाथी लेके आए हुए हैं 1992 में, तो काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में चीतों को भारत में लाया गया ताकि चीते खत्म हो गए थे, तो इनकी विविधता को वापस से पाया जा सके। इसलिए कूनो नेशनल पार्क में चीतों को भी अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कंजर्वेशन एफर्ट। इनकी अब आगे चल के हम और ज्यादा बात करेंगे। इसमें बहुत सारे एनजीओ और प्रोजेक्ट भी कार्य कर रहे हैं। एनजीओ, इंटरनेशनल संस्थान जैसे IUCN, ये सब भी इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इंडियन बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर कहा जाए तो ये नेचुरल वेल्थ है और क्रूशियल बहुत ज्यादा है। जो देश है हमारा भारत देश और दुनिया है, इसकी संरक्षण के लिए और इस दिशा में तो जैव विविधता जो है, कुल मिला के जो भारत की जैव विविधता है, ये इसका संरक्षण अनिवार्य है। प्रकृति की दृष्टि से, प्रकृति के लिए और मानव जो जीव का संघर्ष चल रहा है, इससे भी कम करने के लिए आवश्यक है कि हम संरक्षण करें बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सब। चलिए, तो इस तरीके से हमने अपने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। अब मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में और बात करेंगे भूगोल के कुछ अन्य आयामों पर। आज हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में बात की, आज हमने जैव विविधता पर अच्छे से बात की और इसके अलावा हमने जो प्राकृतिक संसाधन है इन पर भी चर्चा की। तो अगले हम लेक्चर में किन्हीं और टॉपिक को लेंगे जो ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।